कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। तो हम एक्चुअली हम सब उनको मतलब बधाई देना चाहते हैं उस शानदार सफलता के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम कंडक्ट किया था, बहुत अच्छा था वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो शी डेफिनेटली डिजर्व इट। उनको बहुत बहुत साधुवाद। तो उसके बाद में मैं डॉक्टर अनिल जैन साहब से निवेदन करूंगा जी साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू पोखरना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कछारा साहब नहीं दिख रहे हैं, ये धर्मचंद जी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंगलाचरण करें, फिर हम ये आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। डॉक्टर डीसी जैन साहब। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो आज पधारे हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 32 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं और भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं। तो अभी हम अपना ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा ये डॉक्टर अशोक कुमार जी जो आज हमारे मुख्य जिनका लेक्चर है और जिस टॉपिक है जो टॉपिक है रिसर्च इन जैनिज्म पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डॉक्टर अशोक जी को बहुत सारे लोग पहले से भी परिचित हैं। मैं थोड़ा सा उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। लेट मी स्टार्ट। Professor Ashok Kumar Jain worked as a professor of nuclear physics in IIT Roorkee, superannuated as head of physics department in 2018, and then joined MIT University at Noida. During last 40 years, he has published more than 130 lecture research papers in international journals such as Reviews of Modern Physics, and edited many books. He has traveled all over the world and has also worked as visiting professor in many countries. He is carrying forward the legacy of his father, late Siddhantachar Pandit Phulchand Siddhant Shastri, a freedom fighter, social activist who was a renowned scholar of Jain philosophy, Sanskrit and Prakrit. Currently, Dr. Jain is secretary of Ganesh Varni Sansthan, Varanasi, and president of SPPS Foundation, Siddhant Shastri Foundation at Roorkee. He has edited and published a number of books and volumes in this area. He is recipient of various awards. I know Dr. Ashok Jain since more than 25 years, and he is very well known scholar among Jain community as well. He has arranged many seminars for Jain lectures and also published some of the books through a Phulchand Siddhant Shastri Foundation. So now I request Dr. Ashok ji. Now it is for you. Please start your lecture. Dr. Ashok Jain, please. थैंक यू अनिल जी। सबको मेरा नमस्कार, जय जिनेंद्र। I hope I am audible to everybody. Yes, sir. Go ahead. Okay, thank you. I will share my slides and then I will start.
Ashok sir, please unmute yourself. उनको को होस्ट बना दिया आपने पूर्वी? हाँ हाँ सर, बना दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। शेयर करने में ये जो नीचे की टूल बार है गायब हो जाता है इसमें जूम में। वो आप कर्सर वहां ले जाएंगे तो आ जाएगा पूरा टास्क बार। अच्छा ओके ओके ओके। हम लोग MS Teams बहुत यूज करते हैं, इसलिए मुझे इसका पता नहीं है। स्लाइड से स्क्रीन सेलेक्ट नहीं हो रही। शेयर स्क्रीन पर जाऊं ना? हाँ, ग्रीन वाला शेयर स्क्रीन पे। ये मैंने उसमें बाकी सेलेक्ट वाली कर। फाइल बंद कर दीजिए आप बाकी वाली अच्छा। फाइल बंद कर दीजिए। हाँ ओके ओके। एक मिनट। सर आप शेयर स्क्रीन पे जाइए, क्लिक करिए ऊपर जो एरो है जी। और you will get a screen in which there will be your this computer screen on the left, and then you click share and then you bring your slides. सेलेक्ट कर लीजिए उनको, स्लाइड को जो आपको दिखाना है वो वाली फाइल। सेलेक्ट किया मैंने। हाँ आया? नहीं आया। अच्छा अब आएगा। अब आया? हाँ इसको फुल स्क्रीन फुल करना। स्क्रीन कर लीजिए आप। हाँ करेक्ट। फुल स्क्रीन। सेटअप स्लाइड शो में जाइए ना। आ गया? आ गया। Okay, thank you so much. I think not very important to speak in English only. हाँ नहीं, मिक्स चलेगा। चलेगा। Okay. I don't see any English speaking persons here. So I will proceed further. First of all, I would like to pay tributes to Professor Padmanabh Jaini, who was a professor of Jainism Buddhism at Berkeley University of California. He passed away 4 days ago, and he was 98 years old. He was one of the greatest world authority on these subjects. This is my picture with him when I visited him in 2017 at Berkeley. And we spent 2 days together. And it was a wonderful time discussing so many things about Jainism and his own personal life. Professor Jaini was a remarkable person. He knew almost more than 8 languages. He was very proficient in Sanskrit, Prakrit, Pali,
Marathi, Gujarati, etc., and of course English. And it was his habit to read the scriptures every morning for a couple of hours in original. He never used translations. So such scholars are very few in our middle, and I am going to miss his absence now. In 2000, I know him since 2004. Actually, I knew him, but this is when I met him personally. When we invited him to see Sawan Belgola for releasing a book, he released the Shatkhandagam translation in English that we had prepared. And there he delivered this Siddhantacharya Pandit Phulchand Shastri Vyakhyan lecture on Chaurasi Bol. This is a very interesting book. His lecture was published as a book. And the book is about the 84 points of differences between the Shwetambar and Digambar Ramayana. And when I read this, it's very interesting because most of the points are so kind of trivial, and probably hardly anybody would not even notice them. This is the Ganesh Vani Sansthan at Varanasi. This was established 50 years ago. It is entering its golden jubilee year this year. From here, we have published 55 books, and our books are of very high standard. They are canonical texts or treatises or lectures by eminent people, and we are very proud of our publications. They can match any reputed publisher in India, like Bharati Gyanpith. The outline of my lecture is very simple. There are 3 time divisions. Before 70s, from 70s to now, and the future. This is my personal perspective. मेरा ये व्यक्तिगत एक नजरिया है जो मैंने जैन समाज के जितने लोगों को मैं जानता हूं, विद्वानों को, और जिन सभाओं में मैं गया हूं और जिस प्रकार के प्रकाशनों को मैंने हैंडल किया है, उनको देखकर मेरा एक नजरिया बना है। और इसमें जरूरी नहीं है कि सब लोग उससे सहमत हों, और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है जैसे लोगों की सुझाव आते हैं। तो ऐसी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रिजिडिटी नहीं है मेरी। देखिए, इंडिया में 4 रिलीजन्स हैं जो यहाँ से पैदा हुए: हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। हिंदुइज्म की बहुत सारी शाखाएं हैं, षट दर्शन, सांख्य। हमें गुड़िया इसलिए भी मेरे मानो ठीक से हो रहे। Please mute yourself. Remaining, please mute yourself. म्यूट करिए सबको। तो जो 6 उसकी फिलॉसफीज हैं, और उसमें जो जैन्स हैं वो एक बहुत ही माइनॉरिटी ग्रुप है, सबसे छोटा ग्रुप है ये। पिछले सेंसस के हिसाब से केवल 47 लाख जैनी हैं हिंदुस्तान में। इसमें से 1.5 लाख के करीब बुंदेलखंड में रहते हैं। बुंदेलखंड का जिक्र मैंने विशेष कर किया क्योंकि इसका जैन दर्शन के डेवलपमेंट और जैनिज्म में जो रिसर्च हुई है उसमें बड़ा भारी प्रभाव रहा है, खासकर जो दिगंबर जैन परंपरा है उस पर। 6 डिस्ट्रिक्ट यूपी के और 7 एमपी के मिला करके बुंदेलखंड रीजन बनता है। लगभग 3 लाख जैन विदेशों में रहते हैं। ये काफी सिग्निफिकेंट नंबर है, मोर देन 6%।
And Jains have the highest literacy rate in India, more than 95%. I think it may be 98%. जैन के बीच में बड़ी तेजी से एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, सोशलॉजिकल चेंज हो रहा है, जिसके बारे में हम लोगों को एक अपने जानकारी भी होनी चाहिए और उसके प्रति एक सजगता भी होनी चाहिए, और चीजें कैसे बदल रही हैं। जैन शुरू से राष्ट्रीयवादी रहे और भारत के फ्रीडम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जेल भी गए, कई कांग्रेस कमेटियों की वे सेक्रेटरी रहे, अमरावती में, नातेपुते में, बीना में, और उन्होंने कई छोटे छोटे लोकल मूवमेंट्स भी चलाए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से जैनियों में जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं वो बहुत काफी तेज हैं, मतलब उनकी गति काफी अच्छी रही है, क्योंकि ये काफी शार्प इंटेलेक्ट और बुद्धिमान होते हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छी गति बनाई। एंड दे असेंडेड द एजुकेशनल लैडर वेरी क्विकली। They acquired highest educations, lot of young people in those days. I remember my eldest sister was the first doctor from Bundelkhand region. लड़कियों को डॉक्टरी में भेजा नहीं जाता था। जैन्स जनरली ट्रेडिंग कम्युनिटी के रूप में जाने जाते हैं, व्यापारी हैं, बनिया हैं, लेकिन इस शिक्षा में उनका जब दखल हुआ उसके बाद से उन्होंने सर्विस क्लास को भी ज्वाइन किया और बहुत ऊंची पोस्ट तक पहुंचे। इस तरह की जो डायनामिक्स सब पैदा हुई, मूवमेंट शुरू हुआ, उससे जो हमारा सामाजिक और धार्मिक एक ढांचा था जो बहुत ही क्लोजली नेट था और जिसका एक अपना रूप था, वो टूटने लगा, क्योंकि लोग दूर दूर जाने लगे काम करने के लिए, बड़े शहरों में जाने लगे, विदेशों में जाने लगे, और ये जो ब्रेकअप है ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है तेजी से। जो यंग जैन्स हैं, जो युवा वर्ग है हमारा, वो जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स हैं उनसे दूर हटता जा रहा है और उनको धार्मिक गतिविधियों में कोई विशेष रुचि दिखाई नहीं देती। यह एक तथ्य है। लगभग एक सर्वे है मेरे पास और उसके हिसाब से लगभग 75% जो युवा हैं उनको हमारी धार्मिक गतिविधियों में कोई विशेष रुचि नहीं। अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूं। ये मेरा एक बैकग्राउंड था और रिसर्च इन जैनिज्म, मैंने ये विषय तो चुना है, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, मैं उसके साथ पूरा जस्टिस नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन मैं अपना एक नजरिया आपको दूंगा। जैनिज्म में जो रिसर्च करने वाले हैं वो दो तरह के लोग हैं। एक तो गृहस्थ स्कॉलर्स हैं और दूसरे हमारे त्यागी वर्ग हैं, रिनंसिएट्स, एस्केटिक्स हैं, मुनि हैं, आर्यिकाएं हैं, समणी हैं, इत्यादि, ब्रह्मचारी भी हैं। वो उसमें हम कह सकते हैं कि उनमें काम करते हैं। 70s के पहले जो भी शोध या जो भी वर्क हुआ है जैनिज्म में, उसमें जो गृहस्थ स्कॉलर्स रहे हैं, गृहस्थ विद्वान, बहुत नामी गरामी विद्वान हुए हैं, पंडित हुए हैं, अध्यापक हुए हैं, फ्रीलांस वर्कर रहे। मेरे फादर हमेशा फ्रीलांस वर्कर रहे
और उनकी संख्या आप करीब करीब समझ लीजिए कि 100 रही होगी, 100 से ज्यादा मैं उसे नहीं मानता, जिन्होंने की रियल कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया वो रिमार्केबल। 20th सेंचुरी में पहली बार हमारे सारे जैन सिद्धांत ग्रंथ प्रिंट होकर के जनरल पब्लिक के सामने आने लगे, और इसके छपने के पीछे की बड़ी बड़ी कहानियां भी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध भी था। जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, कैसे इनको ताड़पत्रों से निकाल करके प्रिंटिंग प्रेस तक ले जाया गया, कैसे उन पर उनकी शुद्धि की गई, ये सब एक बड़ी अलग कहानी है, बहुत लंबी कहानी। हमारे सारे के सारे जो शास्त्रीय वर्क हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, जिनको हम आगम भी कहते हैं, वो संस्कृत में है, प्राकृत में है, तो था। और उनका जो भी ट्रांसलेशन हुआ, उनका संपादन हुआ, उनके जो पब्लिशिंग हुई, उसमें हमारे जो धनाढ्य जैन थे, सेठ लोग थे, उनका बड़ा सपोर्ट रहा। इनकी ऊपर फिर ट्रेटाइजेस भी लिखे गए, और बड़े बड़े इनके ऊपर टीकाएं भी लिखी गई, और इनके इतिहास को भी ट्रेस करने की कोशिश की गई। 20वीं शताब्दी में काफी बड़ा काम हुआ है, और ये सारा का सारा कार्य पंडित वर्ग हैं, या जो लोग प्रोफेसर थे, कुछ ऐसे प्रोफेसर यनोपाध्याय थे, तो इन लोगों के कारण ये सब हुआ। अब इस सब इतने बड़े हमारे सिद्धांत ग्रंथों का इनकी ऑडियंस क्या है? ये एक बहुत बड़ा लिटरेचर है। जैनियों की जितनी संख्या है, एक छोटी सी कम्युनिटी है, उसको देखते हुए आपको सबको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा लिटरेचर हम लोगों की विरासत में हमें मिला है। कौन इसमें इंटरेस्टेड होगा? आज की जो स्थिति है उसमें कुछ श्रावकों को छोड़कर शायद ही किसी को इस गंभीर लिटरेचर में कोई रुचि है। ये एक तथ्य है। हमारा जो साधारण वर्ग है, जो कि अधिकतर मंदिर जाता है, पूजाएं करता है या दूसरे विधान करते हैं, ये सब रिचुअल्स करते हैं, वो उसी में ज्यादा रुचि लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी सब्जेक्ट है, कुछ पुराणों को अवश्य आप छोड़ दीजिए, दिस इज वेरी ड्राई, अनफेथमेबल टू द लेटी, मतलब साधारण लोगों की पहुंच से बाहर, और बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये लिखा क्यों गया, इसका क्या अर्थ है? हमारा जो युवा वर्ग है वो भी ये सवाल पूछता है कि इसका क्या यूज है, एंड देयर इज नो कन्विंसिंग आंसर टू इट। कोई इसका एक बहुत ही मजबूत जवाब आपके पास नहीं है। आपको ये मानकर चलना चाहिए, और है भी तो हम अभी तक दे नहीं पाए। हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो, या हमारा धर्म ही जैन धर्म, ये मोक्ष पर आधारित है। ये एक मोक्ष की जो हमारी जो कल्पना है, जिसको हम कहते हैं कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, साल्वेशन का धर्म है, और इट रिक्वायर्स टोटल रिनंसिएशन। सब कुछ त्याग करते जाइए आप। और हमारे यहाँ जो संसार का एक डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही डरावना है। हमारे जीवन में जो भी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जिन्हें अधिकतर लोग जिनको चाहते हैं, जिनसे वो खुश होते हैं, हमें उन सबको छोड़ना है, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन इसके आगे एक और बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हमारे सिद्धांत ग्रंथ ही कहते हैं कि अब तो कोई मोक्ष जा भी नहीं सकता, पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, मुनियों के भी मोक्ष नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली जो गोल आपको एक बनाया गया, वो एक इल्यूजिव मिराज की तरह से आपके सामने है। ये आपके सामने एक प्रॉमिस तो की गई,
कि आपको बहुत अच्छी टॉफी मिलेगी और फिर उसको हटा लिया गया कि नहीं, अरे ये तो अब मिल नहीं सकती, अब नहीं मिल सकती, समय निकल चुका है। इसके अतिरिक्त नोबडी, कोई भी अपनी अच्छी जीवन शैली को छोड़ करके इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हम सब छोड़ करके हमें एक कोई बहुत ही ऊंची चीज मिलेगी। सुनने के लिए ठीक है, लेकिन कोई कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें आप, तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं। हम एक बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते हैं और हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई नहीं तैयार। इसलिए एक बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो आज का युवा वर्ग है उसके लिए। जब वो लॉजिकली सोचता है तो कहता है कि इस सब का क्या फायदा, ये मुझे हमें कहाँ ले जाएगा। अब हम आते हैं 70s के बाद और अभी तक का जो समय है, इसको आप हमारी जनरेशन कह सकते हैं। बस 70 ईयर का होने जा रहा हूँ, और या हमसे जो यंग लोग हैं थोड़े 45 साल के हो गए, 50 के हो गए, तो अभी जो स्कॉलर्स काम कर रहे हैं वो इसी एज ग्रुप में हैं। हाँ, इन दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। अब क्या करूं? एक मिनट में सुबह 2 एक तो मेरे को मीटिंग चालू है, अभी बाहर जाके सुनना पड़ेगा, तुम्हारा प्रतिक्रमण चल रहा है था। एक तो जो 2 कैटेगरीज हैं उनमें एक तो वो कैटेगरी है जो जैनिज्म में काम करते हैं, जिनका एक प्रोफेशन है, जो इसके लिए एम्प्लॉयड हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं या कॉलेजेस में हैं या स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर रहे हैं। वो उनकी अर्निंग उसी से है, उनका जीवन यापन उसी से है। दूसरे वो लोग हैं जो इस पर डिपेंडेंट तो नहीं हैं, लेकिन एक परंपरा से, ट्रेडिशन, हैबिट से, और जैसे जैसे वो बुजुर्ग होते जाते हैं, बुढ़े हो रहे हैं, तो उनका धर्म की तरफ रुझान बढ़ता जाता है। उसमें आप मेरे जैसे लोगों को भी गिन सकते हैं। जो पहला ग्रुप है उसका तो काम ही है कि जैनिज्म में काम कर रिसर्च करना, और उनमें से कई लोगों ने बड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन भी किए हैं। लेकिन 70s के पहले जो कंट्रीब्यूशन हुआ है उसकी तुलना में अब जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं वो बहुत ही नगण्य है, ये भी हमें मान के चलना चाहिए। जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कि हम लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, और जो अब अपनी वृद्धावस्था में आ रहे हैं या आ चुके हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं। तो जो दूसरी क्लास है स्कॉलर्स की, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैनेजर्स हैं, दे आर वेरी वाइज पीपल, शार्प पीपल, बट दे आर नॉट वेल एंट्रेंस्ड इन कैनन्स। उन्होंने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन नहीं किया कभी, उसकी भाषा भी वो नहीं अधिकतर लोग जानते हैं, संस्कृत प्राकृत से वो परिचित नहीं है। अब मैं भी संस्कृत जानता था कभी, लेकिन मैंने कभी उपयोग नहीं की। मैंने बहुत संस्कृत पढ़ी, भूल गया हूँ। मैंने प्राकृत भी पढ़ी जब मेरे पिताजी थे, लेकिन अब मैंने कभी उपयोग नहीं किया 40 वर्ष उसका। लेकिन एक सौभाग्य है कि इन सभी चीजों के अच्छे ट्रांसलेशन उपलब्ध हैं इन्हीं लोगों के। हमारे जो पंडित वर्ग थे पुराने 70s के पहले, इससे कुछ गैप हम उसको, अपने गैप को या अपने ज्ञान को भर सकते हैं। लेकिन एक फायदा भी है कि ये जो दूसरी क्लास है ये इंग्लिश अच्छी तरह जानती है और इसकी एक वाइडर रीच हो सकती है। हमारे जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज में, जैनिज्म में, जैन डिपार्टमेंट, उनकी इंग्लिश का ज्ञान नहीं है भी तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ी कभी। हम ये
अब तो हम इस तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, या हमारे जैसे साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं, क्योंकि हमको ये बताया जाता है कि जैनिज्म एक परीक्षा प्रधान धर्म है, और आपको जो चीज आप सिद्ध कर सको उसको मानो, नहीं कर सको तो मत मानो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैनिज्म एक साइंटिफिक रिलीजन भी है, और ये हम काफी लोगों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी एक बात यह भी है कि हमारा धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है। अनिश्वरवादी धर्म होने से इसका मॉडर्न साइंस से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। आप देखिए कि जो इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, ये सिंगल सोर्स से आते हैं, इनकी एक बुक है, इनके डायरेक्टिव्स हैं, दे आर बाउंड बाय इट। और इसीलिए यूरोप में चर्च में और साइंटिस्ट में बड़ा झगड़ा रहा शुरू में। चर्च एक बड़ी पावरफुल बॉडी रही हमेशा वहां, और कितने साइंटिस्टों का उन्होंने उनको मृत्युदंड भी दिया, कितनों को सताया। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपस में डायलॉग की परंपरा रही है, और ये एक हमारे धर्मों की एक बड़ी अच्छी खास बात है। इसीलिए हिंदू धर्म में भी इतनी सारी शाखाएं हो गई, जैनिज्म में भी शाखाएं हैं, और आपस में उनमें एक डायलॉग भी हमेशा रहा है। एक दूसरे से कंपटीशन होता है, और कोशिश तो की जाती है कि हम ऊपर हैं तुम ऊपर हो, ये एक स्वाभाविक चीज है। अब हम थोड़ा सा साइंस और रिलीजन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लें कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी साइंस की आज हम विज्ञान की बात करते हैं, ये वेस्टर्न साइंस है। ये एक एम्पिरिकल डिसिप्लिन की तरह डेवलप हुआ, डेटा इकट्ठा किया गया, ऑब्जर्वेशंस हुए, उनके बेसिस पर थ्योरीज बनी, और ये 17वीं सेंचुरी से मोस्टली यूरोप में हुआ। तो ऑब्जर्वेशन साइंस मतलब की है साइंस का, और फिर जो थियोरी बनती हैं उनको लेकर के जो प्रेडिक्शन किए जाते हैं उनको वेरीफाई करना, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ माना जाता है साइंस का। और इसी से आज की टेक्नोलॉजी निकली सारी, जिनको हम उपयोग कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हमें अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करना पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये इंटरेक्शन फोटॉन से हो सकता है, लाइट के, इलेक्ट्रॉन से हो सकता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी फोटॉन्स का यूज होता है। लेकिन जो रिलीजन है, एक तो वेस्टर्न रिलीजन और हमारे रिलीजन्स में एक बड़ा फर्क है, जिसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा अभी। रिलीजन तो एक वेस्टर्न वर्ड है, हमारा जो वर्ड है वो धर्म है। तो हमारे धर्म में जिन चीजों से को हम डील करते हैं, ह्यूमन ट्रेड्स हैं, उनके स्वभाव हैं, एथिकल मोरल वैल्यूज हैं, इमोशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ माइंड हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना और उनको क्वांटिटेटिव वे में बद्ध करना बहुत मुश्किल, असंभव सा काम। इनका कोई मेजर नहीं है। हाउ डू यू मेजर द डिग्री ऑफ सैडनेस? एक व्यक्ति का कोई बहुत ही करीबी उसका देहांत हो गया, और उसको जो दुख है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से होता है, उसको आप कैसे मेजर करेंगे? पुराने समय में ये सारे की सारी चीजें फिलोसफर्स किया करते थे, और हमारे यहाँ यही कार्य हमारे मुनि वर्ग, साधु वर्ग किया करते थे। वो सब कुछ करते थे, जो भी वो करते थे, थिंकिंग करते थे, वो धर्म के बारे में भी होती थी, नेचर के बारे में भी होती थी। और हमारे यहाँ क्योंकि डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हुआ कि अंतर्मुखी ज्यादा रहा, इसलिए हमारे साधुओं ने या हमारे मुनियों ने या जो भी हमारे यहाँ दार्शनिक हुए, उन्होंने बाहर देखने की जगह अंतर में देखना ज्यादा उचित समझा, और वो उसी में मग्न रहे।
इंपीरिकल मेथड्स हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुए, ज्यादा हुए लेकिन इतने ज्यादा नहीं। इसीलिए विज्ञान का हमारे यहाँ एक तरह से प्रादुर्भाव, जो आधुनिक विज्ञान है, वो हमारे यहाँ नहीं हो पाया। वो हमारे यहाँ विदेशों से ही आया है। लोग अब बार बार कहते हैं कि जैन साइंटिफिक धर्म है, तो इसमें व्हाट इज साइंटिफिक, इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण देके कहूंगा कि कई लोग इसको बहुत ही गलत तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं कि क्या साइंटिफिक। जैसे मैंने बहुत सारे आर्टिकल और किताबें भी देखी जिसमें रिलेटिविटी को लेकर जो लोग जूझे पड़े हैं और उसको अनेकांशवाद से उसकी तुलना करते हैं, ये एकदम गलत है। मतलब मैं कहूंगा ये बकवास है, क्योंकि उन्हें रिलेटिविटी पता है, ना अनेकांशवाद पता है। एक दूसरा एग्जाम्पल, मुझे एक बार मैं अपने बुंदेलखंड में कहीं अपने घर किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, और वहाँ लोग बड़े धार्मिक होते हैं, तो उन्होंने मेरे सामने लैपटॉप ला के रखा और एक वीडियो दिखाया। देखिए चाचा जी, या देखिए, इसमें सिद्ध किया गया है कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ गोल स्फीयर की तरह नहीं है। मैंने उस वीडियो को देखा क्यूरियोसिटी पर, और मैंने अपना माथा पीट लिया। मैंने अगर कोई इसे देख लेगा तो कहेगा कि जैन क्या इतने मूर्ख होते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमें ऐसी चीजों को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिनका जैनिज्म से कोई मतलब नहीं है। अब अर्थ गोल होती है या फ्लैट होती है, इससे हमारे धर्म का क्या संबंध है। कोई भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे टर्म आते हैं, और हमने अपने सिद्धांत ग्रंथ में कोई टर्म देखा, हम तुरंत उसकी तुलना करने लगते हैं कि हाँ ये ऐसा है। लेकिन साइंस इससे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं ये कहूंगा जिस लेवल पर साइंटिस्ट वर्क करते हैं, तो जो लोग साइंस नहीं जानते वो इस तरह के कंपैरिजन करते हैं और उसको प्रोपागेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जैन साइंस है, और उसमें वो हमारे जैन धर्म का ही नुकसान करते हैं, हमारे जैन दर्शन का नुकसान करते हैं। कि जैन दर्शन इसके लिए नहीं बना था। जैन दर्शन के अपने अलग उद्देश्य हैं। एक अच्छा वैज्ञानिक कभी भी इस तरह के लचर आर्गुमेंट्स को स्वीकार नहीं करेगा। हमें ये मानकर चलना चाहिए, हम आपस में कुछ भी बातें कर लें, लेकिन जैन साइंस है क्या। देखिए, हमारे यहाँ इतनी गंभीर विषयों पर चर्चाएं हैं जिन पर साइंस अभी भी झांक नहीं पाया है, या झांकने की अब कोशिश कर रहा है। हम उनको छोड़ करके हम उन चीजों की तरफ जाते हैं जिनका हमारे उससे कोई संबंध नहीं है। तो जैन धर्म है क्या, हमारे यहाँ पहले ही डिफाइन कर दिया गया, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो धर्म को एक बहुत ही डेफिनेट अर्थ दिया गया है। देखिए, हम और वस्तु, वो वस्तु क्या है, हम क्या हैं, हम कौन सी वस्तु हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, हम आत्मा है। तो आत्मा का धर्म क्या है, जानना है। और ये जानता कैसे है, सेल्फ कंटेम्पलेशन से, मेडिटेशन से, अपने अंदर झांक करके। यही इस तरह के प्रयोग हमारे साधु वर्ग करते रहे, और इससे उन्होंने जो एक इसको आप कह सकते हैं कि इससे उन्होंने जो एक विज्ञान डेवलप किया, जिसे आप कह सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान है, और जो उन्होंने कर्म की अवधारणा, कर्म की थियरी डेवलप की, और कर्म का जीव और अजीव में कैसे संबंध होता है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसकी डायनामिक्स क्या है, इतने डिटेल में उन्होंने डिस्कस की है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कार्मिक मैटर क्या है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। कार्मिक मैटर क्या है,
हमारी आत्मा से ये कैसे बनता है, कैसे इसका फलन होता है। हम कह तो देते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि कैसे होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमको एक कोई बड़ा डिफेक्ट हमारे शरीर में हो गया या हमें कोई बीमारी हो गई, हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव है। ठीक है, हमारे कर्मों का प्रभाव है, तो हमारे कर्म का कार्मिक मैटर कैसे इस नॉर्मल मैटर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ ये परिवर्तन कैसे होने लगा, वो इंटरेक्शन कैसे होता है, उसके बारे में हम क्या जानते हैं। जो हमारा डेथ और हमारे जन्म और मृत्यु का साइकिल है, इतने तरह के जीव जंतु हैं, उनमें उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज में कितना फर्क है, वो क्यों है। मॉडर्न साइंस का इसमें कोई उत्तर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इनके बारे में उन्होंने कुछ किया नहीं, उनकी भी थियरीज हैं और वो उसमें उन पर बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जा करके एक जगह रुक जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज वेयर वी मस्ट स्टेप इन एंड यूज आवर मोस्ट प्रोफाउंड आइडियाज फ्रॉम द जैन सोर्सेज एंड पुट देम इनटू पर्सपेक्टिव, मॉडर्न पर्सपेक्टिव। हमें पर्सपेक्टिव ही चेंज करना पड़ेगा। 200 साल पहले लोग जैसे बात करते थे, अब हम उस तरह से बात नहीं करते हैं। मैं अभी ये पुस्तक देख रहा था जो लगभग 100 वर्ष से भी पुरानी हो गई है, द की ऑफ नॉलेज, बैरिस्टर चंपत राय जैन, और उसकी इतनी गंभीर पुस्तक है और लेकिन उसकी भाषा और उसका प्रेजेंटेशन इतना अलग है कि उसको समझने के लिए आपको समय लगता है। ये सब परिवर्तित हो चुका है। जैन्स कहां पर एक्सेल करते हैं? जैन्स आर मास्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हर चीज का क्लासिफिकेशन वो इतनी महीनता से करते हैं, उसके विभाजन और उसके विभाजन के भी सब विभाजन, और मनुष्य के, ह्यूमन बीइंग के जीवन के हर एस्पेक्ट का उन्होंने इतना महीन विश्लेषण किया है, अध्ययन किया है। ये बड़ी यूनिक सी चीज है जैनियों के लिए। ये जैनियों में ही है, ये दूसरे दर्शन में नहीं मिलती। जैन कर्मा थियरी गोज इनटू refined classification of our emotions, our actions, human thoughts, our behavior. This is an area where science has made very little quantitative progress. Psychology, modern psychology, manovigyan can benefit immensely from such a classification and study. इसके बेसिस पर हम क्वांटिटेटिव थियरीज बना सकते हैं, मॉडर्न थियरीज। ये एक एरिया है जो कि मेरे हिसाब से जो है हम लोगों को अपना ध्यान फोकस करना चाहिए फ्यूचर रिसर्च के लिए। हमने अपने इतिहास को भी बहुत नेग्लेक्ट किया है, और ये सिर्फ जैनियों का नहीं है, पूरे इस इंडियन उसका एक स्वभाव है। इंडियन हिस्ट्री इतनी पुअरली रिटन है, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, हमें उन तक का पूरा फर्म प्रूफ उनके जीवन की घटनाओं को लेकर के हमारे पास नहीं है, जबकि वो संभव होना चाहिए। इतना पुराना नहीं है ये। लोगों ने 3-3, 4-4 हजार साल पुरानी चीजों को एस्टेब्लिश किया है। मैंने 1998 में इस पर एक कॉन्फ्रेंस की थी मथुरा में, इस विषय पर ही। मुझे बहुत उत्साहित था मैं उस समय कि मुझे इससे से कुछ नया सीखने को मिलेगा, सब लोग आएंगे बोलेंगे, लेकिन सब लोग वही चीजें रिपीट करते रहे। जो एक ने रिपीट की वही दूसरे ने की, वही तीसरे ने की। हर व्यक्ति वही कमठ का उपसर्ग सुनाएगा, हर व्यक्ति वही उनकी कुछ घटनाएं जो वेल नोन हैं पुराणों से, उनके बारे में चर्चा करेगा। क्योंकि हम मॉडर्न रिसर्च के तरीके अपनाना नहीं जानते हमारे पास। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मुझे एक पुरानी बुकलेट मिली इंदौर से,
और कई लोग इसके विषय में जानते होंगे। यह है ब्रह्मचारी लामची दास कृत श्री कैलाश यात्रा। ये 18वीं शताब्दी की पुस्तक है। लामची दास जी एक ब्रह्मचारी थे जो भूटान में रहते थे। अब आप सोचिए, भूटान में एक जैन रहता था। मुझे नहीं पता कि वहां कोई जैनी है कि नहीं, या कोई जैन मंदिर है या नहीं। और वो पैदल भूटान से 1750 में निकले और 18 वर्ष तक उन्होंने यात्रा की पैदल। और वो बर्मा गए, चाइना गए, तिब्बत गए, कैलाश पर्वत तक गए और फिर लौटे। और ये उनका जो ट्रेवलॉग है, यात्रा वृत्तांत, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बर्मा को वो ब्रह्मा लिखते हैं। और उन्होंने अपने विवरण में इतने सारे जैन मंदिरों का जिक्र किया है जगह जगह, यहाँ तक कि चाइना में भी। और चाइना में जो जैन है उनकी जातियां दे रखी हैं, उनके नाम दे रखे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि ये कुछ कल्पना कर रहे हैं, कुछ कल्पित चीजें हैं, लेकिन किसी ने इस पर कभी कोई काम नहीं किया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी इम्पोर्टेंट ये जानकारी है, वो सही है या गलत है, या उसका इतिहास क्या है, क्योंकि 350 वर्ष तो कोई बहुत ज्यादा नहीं। 250 वर्ष ही हुए हैं, 250-300 वर्ष मान लीजिए। और इस तरह की चीजों पर हमारे यहाँ कोई रिसर्च नहीं करता। गणित जैनियों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, रहा है। देखिए कितने सारे जैन वर्क, मैथमेटिकल वर्क्स हैं। मतलब मैथमेटिकल वर्क नहीं है ये, हमारे कैनन या शास्त्रीय पुस्तकें हैं, और उनमें मैथमेटिक्स आती है, कम या ज्यादा। क्यों आती है, इसका कोई उत्तर मैंने तो नहीं देखा। उसका क्या उपयोग है? अचानक आपको एक सीरीज मिल जाएगी, या आपको अनंत का विवरण शुरू हो जाएगा, या कुछ उसका क्या कैसे हमारे जो आचार्य थे उनकी दिमाग में कैसे आती थी चीजें, उन्होंने क्यों ये लिखी, कैसे उनका क्या बेसिस था, या उनका क्या उपयोग है आगे, उनको लेकर के हम क्या कर सकते हैं उस विषय में। इस पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया है लोगों ने वर्क, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही पाथ ब्रेकिंग वर्क हुआ हो। इतने सारे देखिए आचार्य हैं जिन्होंने गणित के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। इनमें महावीर आचार्य का नाम काफी ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे आचार्य। तो इतनी सारी चीजों के होते हुए हमें उन पर फोकस करना चाहिए जो इनमें से कुछ निकल सकता है, जो कि अनकंट्रोवर्शियल होंगी और जिनको देख करके लोगों को आश्चर्य भी होगा। जैन न्याय, लॉजिक वैसे तो हमारे सभी जो इंडिक रिलीजन्स हैं, इंडियन रिलीजन्स हैं, खासकर हिंदू धर्म के जो कई शाखाएं हैं, न्याय दर्शन, उनमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन उसमें भी जो जैन्स की जो न्याय के ग्रंथ हैं और उनकी जो व्याख्या है वो अनमैच्ड है। उसकी आधुनिक न्याय में भी उसकी कोई तुलना नहीं है, ये मेरा मानना है। लेकिन हम उसको लोगों के सामने उस तरह से नहीं रख पाए। ये दो पुस्तकें हमारे यहाँ से प्रकाशित हैं। मैं आत्ममीमांसा को उलटता पलटता रहता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह की लैंग्वेज लिखी गई है, किस तरह से लिखी गई है, किस तरह से डिस्कशन किया गया है, और कैसे कैसे तर्क दिए जाते हैं, और कितनी तरह से न्याय लॉजिक का उपयोग किया जाता है दूसरे के तर्कों को धराशायी करने में, या उनकी मान्यताओं को गलत साबित करने में, या अपनी मान्यता को सिद्ध करने में। ये बहुत ही अद्भुत है, लेकिन हम इसको छिपा कर बैठे हुए रहते हैं।
उसका कारण मुख्य रूप से यही है कि हमें उस तरह के लोग जो इसको उस तरह से आगे ले जा सकें शायद नहीं है। Then there is Jain way of life, हमारा जीवन दर्शन, जीवन रहने का तरीका, भले ही हम बहुत आधुनिक हो गए हों, लेकिन फिर भी उसमें एक जैनियत तो दिखाई देता है। जैसे ही आप कहते हो कि ये जैन है तो आप समझ जाते हो कि कम से कम भाई इतना तो मिनिमम होगा। और उसमें सबसे प्रमुख जो सिद्धांत, जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है अहिंसा का, अपरिग्रहवाद का। बहुत सारे जैन विद्वानों ने इन चीजों को लेकर के लिखा भी है, इन पर काफी काम भी हुआ है। हमारी जो आदतें हैं वो इस तरह से होंगी कि हम अपने आसपास के वातावरण को नष्ट नहीं करेंगे, नेचर से हम खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। ये यूनिकनेस है जैन पंथ की। और इसका आज के जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो पर्यावरण की एक समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनमें एक बड़ा अच्छा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर हम इसको मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ला करके उस तरह से प्रमोट करें। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई अब तुम बुंदेलखंड में जैसे 16 का खाना खाया जाता है वैसा खाना खाओ, उन 16 नियमों का पालन करो। वो तो आज के परिप्रेक्ष्य में उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपनी जो जैन वे ऑफ लाइफ है उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम कैसे ढाल सकते हैं without compromising with the basic principles. How can you do that? मेरे ख्याल से मेरा 1 घंटे का समय पूरा हो रहा है और मैं यहीं पर अपने व्याख्यान को समाप्त करना चाहूँगा। कुछ पुस्तकों का जिनका मैंने उपयोग किया है इसमें, उनकी मैंने यहाँ मैंने एक लिस्ट दी हुई है एक्नॉलेजमेंट में, लेकिन इसके अलावा भी मैंने कई सारे रेफरेंसेस देखे हैं। अपने खुद के भी मैंने नोट्स बना रखे हैं जिनको मैं यूज करता हूँ। मेरे पुराने व्याख्यान हैं उनका मैं उपयोग करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विश्राम लूंगा और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप लोगों की शंकाएं हैं, या आपका जो एक मत है उसको जानने में मेरी काफी उत्सुकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अशोक कुमार जी। इट इज ए थॉट प्रोवोकिंग lecture, or definitely it will invite a lot of questions. And now I request the audience, आप सब इसको शेयर स्क्रीन हटा दें तो मैं शायद पूरे लोगों को देख अच्छा, हटा दूं मैं इसको? हाँ ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ इसको। हाँ, तो अगर आप में अपने ऑडियंस में से किसी के अगर प्रश्न हैं तो कृपया हाथ रेज करें और अपना नाम बता करके क्वेश्चन पूछें। मैं बात करूं? हाँ साहब बोलिए साहब। ये सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर आशिक जैन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया और एक बहुत अच्छा चित्रण जैन धर्म का हमारे सामने किया। उसमें उन्होंने काफ़ी पक्ष उसमें उनका समावेश किया, चाहे वो हिस्टोरिकल है, साइंटिफिक है, स्कॉलरली है, सभी बातें बहुत अच्छी रही।
जो कुछ बातें उन्होंने कही है कि किस प्रकार की रिसर्च आगे होनी चाहिए, और मैं उनसे सहमत हूँ। एक जो कर्म सिद्धांत की बात उन्होंने कही, मेरा भी ऐसा मानना है कि कर्म सिद्धांत को लेकर के आगे शोध करने का बहुत बड़ा स्कोप है। किस प्रकार से कर्म सिद्धांत काम करता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत प्रमुखता से अपने यहाँ लिया गया है और इसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत आवश्यक है और मेरे ख्याल से बहुत उपयोगी भी होगा। मेरे कुछ पेपर्स अभी हाल में आए हैं, तो मैं जैन साहब को भेजना चाहूँगा, डॉक्टर अशोक जैन को। उनका ईमेल आईडी मेरे ख्याल से होगा कहीं न कहीं, मैं उनको भेजना जी के पास है। हाँ साहब है, मैं भेज दे दूंगा साहब। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये प्रयास निरंतर चलना चाहिए। कोई एक दो व्यक्तियों के विचारों से कोई पूर्णता नहीं आती है। इस पर काफी लोग जुड़े हैं और सब अपना अपना चिंतन करें और इस काम को आगे बढ़ना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आधुनिक विज्ञान के ऊपर भी और आधुनिक स्कॉलरली जो सोच है, वेस्टर्न सोच है, उसके ऊपर भी। ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा बेसिक फाउंडेशन है जैनिज्म का, और इस चीज को हम आगे लाएं और इसमें काफी संभावना मैं समझता हूँ। धन्यवाद। Sir, अभी there are many questions. People raise the hand, so I will take one by one. श्री महावीर सिंह सिसोदिया साहब प्लीज। नमस्कार। सॉरी, मैं वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ। हाँ सर, अच्छा रहेगा। जी, सबसे पहले तो बहुत ओजस्वी भाषण था। एक वीडियो शेयर ऑन नहीं हुआ, तो जैन साहब को अब तो हो गया शायद। हाँ हो गया साहब, हो गया। जैन साहब, मेरा एक सवाल था, नॉट एग्जैक्टली अ सवाल, इट्स सॉर्ट ऑफ अ कमेंट। हम ये देख रहे हैं कि लिटरेचर बहुत है जैनिज्म में और बहुत ही ओजस्वी लिटरेचर, बहुत ज्यादा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास चाबी है, लाइक सॉल्यूशंस आर देयर बट द प्रॉब्लम्स आर नॉट स्पेसिफाइड। हमारा रिसर्च अटक जाता है, हम उस चाबी तो है, हम ताला ढूंढते ही रहते हैं। सो बिकॉज आपका जो नॉलेज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ के मुझे लगा कि आप बहुत ज्ञानवान हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स इफ दे कैन बी स्पेसिफाइड वी कैन अट्रैक्ट यूथ आल्सो, क्योंकि अभी यूथ बोलता है कि अच्छा ये आपने कह दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने जैन एंटिक्विटी का जो उठाया था, सम पीपल आर डूइंग रिसर्च बट स्टिल कर्म सिद्धांत, ऑफ कोर्स नाउ दिस इज वन थिंग जिसमें हमने ये सीख लिया कि वही कर्म से डीएनए जो है वो अलग चीज है, कर्म से हमारा सब कुछ चेंज होता है एंड दैट लीड्स टू मोक्ष। लेकिन उसका लॉक क्या है मुझे नहीं मिला, मैं उसमें बहुत क्या आई कुडंट फाइंड। अनदर थिंग इज जैसे जो मैं अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं कह रहा हूँ, जैसे चेतना बहुत ज्यादा डिफाइन है। कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है, मतलब बट इट इज स्टिल अ की। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या है चेतना, किसे कहा जाएगा? सो इफ वी कैन पिक अप स्मॉल प्रॉब्लम्स, इवन वील बी एनलाइटेंड और यूथ को थोड़ा सेटिस्फाई कर पाएंगे कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम वेयर वी कैन रियली डू सम रिसर्च। So I need people like you who can really specify the problems. Thank you. साहब, थैंक यू सिसोदिया साहब, आपने जो बात कही काफी उचित है। तो ये लगता है कि सब हमारे पास में आंसर्स हैं बट प्रॉब्लम्स डिफाइंड होने चाहिए। हाँ। और उसका मैं एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जीवराज जी जैन साहब ने लोका पे बहुत काम किया है, उन्होंने सारे आंसर्स दे दिए। अच्छा, हमारा ये कि जितने जैन आगम्स हैं दे आर एक्चुअली आंसर्स टू द क्वेश्चंस, राइट? तो उन्होंने आंसर्स तो लिख दिए, मैंने
उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपके जो आंसर्स है, यू कैन पुट सम क्वेश्चंस आल्सो कि आंसर किन क्वेश्चंस के थे, तो बहुत इजी हो जाएगा समझने। सो लाइक दैट मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, now next is Dr. Jeevraj Jain. Please go ahead with your question. Yeah. जय जिनेंद्र साहब, जिनेंद्र प्रोफेसर अशोक जैन साहब, जी। एक दो पॉइंट आपने बहुत अच्छे बताए। एक तो ये आपने बताया कि पृथ्वी चपटी है, ऐसा करके हमारे जैन लोग बहुत लगे रहते हैं। आपको वीडियो दिखाया, और भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे साधु संत जितने भी हैं हमारे, उसमें से 99% जो है वो इसी में लगे रहते हैं कि नहीं पृथ्वी चपटी है। हम लोग, आपने भी जैसे कहा कि इस सब्जेक्ट को छोड़ देना चाहिए, बट वो लगे रहते हैं ये प्रूव करने के लिए कि साइंस गलत है। अब इसको कैसे टैकल करें, इस पर आप कुछ आइडिया दें तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हम तो थक गए हैं उनको बताते बताते भी। आप इस पर टाइम मत लगाइए। अभी भी आप यदि मानते हैं तो नहीं, हम बिल्कुल सही हैं, और इतना उनमें आग्रह रहता है, बहुत आग्रह होता है, रह जाते। आपने जैसे कहा आग्रह नहीं दुराग्रह रहता है। नहीं, वो आगम की बात लेकर के बोलते हैं कि हमारे आगम में कहाँ लिखा हुआ है? ये सब बहुत बाद में रची गई चीजें हैं। जो भी उनके पास में जो भी अवेलेबल है, उनको ये समझना चाहिए कि हमारा विषय नहीं है। हमको क्या फर्क पड़ता है कि पृथ्वी चपटी है, गोल है? इससे हमारे मोक्ष मार्ग पर क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या है कि लोक आकाश के एक सब्जेक्ट है जो हमारे बहुत ही आचार्यों ने, केवलियों ने बहुत विस्तार से लिखा है। तो सही बात है, इसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोकानुप्रेक्षा भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में आदमी वैराग्य करके मोक्ष जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट तो है, बट ये गलत जो अवधारणा लेकर के चलते हैं उसका एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है। साधु लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते दिखाते हैं, है उसके अंदर में साइंस कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम तो उनका वेस्ट होता ही है उस पर। तो ये एक इसमें लगता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और नहीं, ये तो इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, हम लोग एक ऐसी, मेरा ऐसा ध्यान में आता है कि साइंटिस्ट लोग एक ऐसी कमेटी मिल करके और उनका कॉन्फिडेंस हासिल करें कि हम लोग जो बोल रहे हैं उस पर उनको विचार करना चाहिए। एंड नाउ देयर आर मेथड्स, हमने कुछ निकाले हैं मेथड जो उनको बता भी सकते हैं कि देखिए ये जो आगे में लिखा है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो उनको समझा सकते हैं। लेकिन ये एक जॉइंट एफर्ट हो तभी उन पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज समझते हैं कि एक आदमी आया बोल के चला गया, हम किसकी बात सुनेंगे जी। तो ऐसा एक कमेटी बना करके उन पर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि हम जो बोल रहे हैं उनको मानना चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है, बट ठीक है, चिंतन करने की बात है। बट आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है। और दूसरा है कि रिसर्च बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, लेकिन हमारी ऐसी कोई सेंट्रल एक अथॉरिटी नहीं है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन ले सकें कि भी कहाँ क्या रिसर्च चल रही है। उदयपुर में कुछ हो रही होगी, कोई जोधपुर में हो रही होगी, तो कोई ऐसी सेंट्रल एजेंसी एक होनी चाहिए और हम लोग डिसाइड करें कि हाँ यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज़ कनेक्टेड रहेगी और सबकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सब्जेक्ट कहाँ पे रिसर्च हो रही है। तो एक सेंट्रल अपेक्स बॉडी हो, ऐसा करने से हम लोग ज़्यादा सिस्टमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो शायद वही रिसर्च मद्रास में हो रही है जो उदयपुर में हो रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट आपने बताया था कि 75% यूथ जो है दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन जैन फिलॉसफी। अब ये फिगर हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट लगता है, बट मैं तो इसको और भी ज़्यादा बताता हूँ, because I have come across all youth who are least interested in Jainism. Well, it's more of a kitchen religion than anything. तो 75% तो बहुत जिसको बोलते हैं ना कंजर्वेटिव फिगर है। This is my opinion, of course.
देखिए हम जब कंपेयर करते हैं कि कितने लोग साधु बनते हैं, साधु वही बनेंगे जिनको जैन फिलॉसफी में इंटरेस्ट है। तो आज से 20 साल पहले जितने साधु बनते थे हर साल, उससे बहुत ज़्यादा अभी बन रहे हैं। ये एक वो भी एक बड़ी समस्या होने वाली है आपके लिए। नहीं वो बात अलग है। हाँ, नहीं अलग साधुओं को समस्या हो जाए सस्टेन बात करना, अलग है। साधु परंपरा बड़ी महंगी हो गई है। नहीं ठीक है, इसका फिर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा ही। लेकिन हम पॉइंट जो बात कर रहे थे कि यंग लोग भी दीक्षा तो ले रहे हैं, तो ऐसा ये 75% फिगर जो है इट प्रॉब्ली नीड्स सम अगेन स्टडी कि 75% है या 50% है या 30% ऐसा साधुओं की दीक्षा देख करके हमको ये ऐसा लगता है। थैंक यू साहब, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न का आंसर तो मैं दे सकता हूं डॉक्टर जीवराज जी। आप जो कह रहे थे कहाँ कौन सा रिसर्च हो रहा है, तो एक ये किताब पब्लिश हुई थी 2004 में, और इसका एक रीप्रिंट अशोक जी ने ही कराया था, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये शोध संदर्भ मतलब जहाँ जहाँ पीएचडी जिस सब्जेक्ट की हो चुकी है, ये 1100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर पीएचडी मिल चुकी है। तो ये 2004 के बाद में अपडेट नहीं हुई, क्योंकि इनको जो बनाने वाले थे डॉक्टर कपूर चंद जी, वो अब नहीं रहे। शायद वो रहते तो इसको अपडेट भी करते। एक ये खाली आपके लिए सूचना है। लेकिन ये बात तो सही है कि साहब ये यूथ जो है अब धर्म की तरफ उतना आकृष्ट नहीं होता है। जितने संपर्क में मैं हूँ या जो मेरा सर्किल है, मैं तो यही महसूस करता हूँ कि बहुत ज्यादा अब ये भागने लगा है। अब मैं अगला प्रश्न लेना चाहूंगा, ये श्री सुलेख जी फ्रॉम यूएसए, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अशोक जी नमस्कार, for a beautiful talk, very thought-provoking talk, and you have described very nicely the past and the present and the future. I know there are a lot of problems, and especially we people who are settled outside India. Naturally, we do not have the same link and same benefits that you people have in India. But at the same time, there are some bright spots, not many. And some bright spots are that in America, every Sunday, tomorrow, 4,000 our Jain youth, Jain kids, they go to Pathshala. This is very important. I keep on saying we must start something like this in India as well on a very regular basis. And not just teach Jainism as it has been taught, but teach Jainism with the science, with reasons. So that's one thing which I wanted to share, that we must concentrate. We want to keep the Jain community together, the Jain youth coming together. The second thing that I want to share with you, which I am sure you know, we are about at 30 universities outside India where we have established Jain chairs, professorships, postdoctoral fellowships, and many other things. Okay. Yes. Even permanently at Rutgers University in New Jersey. Okay, so we are moving. What do we need? We need very high quality Jain scholars trained in India. That is not being done. And the reason I'm very नम्रता के साथ बोलता हूँ कि काफी लोग जब India, these are international announcement for the job openings. And when many people from India apply, they are not selected for interview. Okay, there are many reasons. So इस तरह के हमें youth को, young scholars को, ताकि वो जो ना पद्मनाभ जैनी जैसे बनारस यूनिवर्सिटी से या पार्श्वनाथ विद्यापीठ से आकर के वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, इस तरह के हमें ध्यान देना होगा. Okay, we need to look at, I'm not going to give a lecture, I'm just going to, number 2, we need to look at applied Jainism. यहाँ पर काफी कुछ, exactly, Jainism in business ethics, Jainism in medical sciences. There is quite a lot of publication coming out on Jain bioethics, medical ethics, application of Anekantvad in a law, in many of those things. So we need to get out from purely the theoretical aspect into the application aspect. So this is very humble request here.
we'd like to connect with you more. मेरे पास Thank you, very nice. मेरी रिक्वेस्ट जो ना अनिल जी से ये है कि अगर वो जो नेक्स्ट जब आप ईमेल एड्रेस इनका भेज दें तो वो अच्छा रहेगा। आपने यहाँ डाला है, चैट बॉक्स में सवालों के लिए चैट बॉक्स में डाल दिया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं मेल से भी भेज दूंगा। अलग भेज देना। तो फिर मेरा ये निवेदन था कि मिलकर के काम करें, काम बहुत है। और आजकल तो नए नए टूल भी हैं, तो लेट्स गेट टुगेदर। ये JAS यही कर रहा है, आप जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। सो आई एम सो ग्लैड थिंग्स आर हैपनिंग। सो धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। Thank you. डॉक्टर भंडारी जी प्लीज। अनम्यूट करिए साहब। मैं कहना चाहूँगा कि अशोक जैन साहब ने जो ये विश्लेषण किया, क्रिटिकल एनालिसिस जो हमको दिया है, दिस इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड आई ओपनर। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्यों नहीं इंटरेस्टेड हैं जैनिज्म में। मैंने कुछ एनालिसिस किया था पहले कि जैन्स आर बेटर ऑफ इन द सोसाइटी देन मैनी अदर communities, many other groups, and I attribute it to Jain lifestyle, that they are having more resources, they are more intelligent, they serve the society better. अभी हमने देखा कोरोना टाइम में, and there are so many positive things. Then why youth are not interested, that remains a mystery. You are, I think, attributing it to their education, but I attribute the betterment of Jain youth to their Jain lifestyle. So if we can convince, I think this one reason is enough for anybody to adopt Jain principles and do research in Jainism. And the second point I want to make is that that is what we are trying to do at this Academy of Scholars. And you have, of course, listed karma theory, which is very good, but in the world nobody believes in karma. If they were believing it, they won't be doing anything wrong. They would all be cautious about their actions and thoughts, but ऐसा कुछ मैं देखता नहीं हूँ। तो there is a need to experimentally take up this problem and show that it really works at genetic level, at neural level, at psychological level, and so on. So there are many problems, and we'll be very happy to interact with you. I think we have to jointly make an effort. It is not for a small group to contribute anything. तो मुझे आपका व्याख्यान बहुत अच्छा लगा, and I want to compliment you and express my appreciation. But please let us not leave it here. With you, we want to take it further. We have been working on ways and means how to conduct theoretical as well as experimental research, and we would like to formulate these modules. Okay, these are the questions, this is the methodology, and this is how we can prove this is correct or not. And the last point I want to make is that I understand that if you don't understand Earth and the universe, that is also where truth is hidden, then it is difficult to understand yourself. So I would actually disagree on this point, that we should leave this. This is not a relevant subject for us to worry. I think we have to do something and convince the rest of the community that the observation of scientists is correct. And I think you said many good things. I don't want to list them. वो हर जगह आइंस्टाइन और relativity और
कलाम को, विवेकानंद को डाल देते हैं to prove their point. I think that, as you said, gives more harm than advantage to Jainism. So thank you again, and we would like to continue interaction with you. Thank you, Professor. Thank you so much. Okay, sir. Thank you, sir. Bhandari, sir. And now a name is not coming. Sealans. I know the face, but I don't remember the name. Yes. Nikhil Shah. Yes, Nikhil. Nikhil Shah. Yes. Sorry, I couldn't change my name. So thank you for the opportunity. I think it's an excellent talk and thought-provoking, Dr. Ashok. My question is one on astrology aspects of it. I'd like to know your views about, astrology has a very different meaning to different people, and it's been there for ancient years. And I know there are a lot of scriptures and dedicated in Jainism. A lot of Jain sadhus has been studying that, but they have a very different purpose, a very limited purpose. So wanted to know your views on that, and follow up to that. If you believe in astrology in terms of Kundli, which is planetary positions at the time of your birth and latitude and longitude, can something like that can be developed or research upon, like Karma Kundli of the individual, which with some scientific way of asking right questions and trying to build theory of karma. Basically, it has a lot of 8 karmas, 8 parts of it, and within that there are 150 different sub parts within the theory of karma. So a lot of stuff can be articulated and well structured way, then people can at least try to come up with own karma kundli up to some extent and try to find answers what is and why it is happening with their life. So I'd like to know your thoughts. Thank you, sir. I say astrology is a very old subject, and I have not used it very seriously. I mean, we live in India, we have astrologers all around us. Yes. Our parents, our relatives. You will always find somebody who is, promoting it or suggesting you something, or in marriages or something. So it's a part and parcel of our life in India. Whether it works or not, that's a very, question which is not answered in a final way by anybody. I have myself experienced some experiences with very good astrologers, because Banaras is it is a seat of astrologers. In fact, the Banaras Hindu University has a whole department, Jyotish Shastra. And this is not a new department. It is there since its inception. Okay. And there have been some very famous Jyotishacharyas there. And I have known one of them personally, and I have seen his work. I was amazed at the way he worked, how he does it. Some of the things that he could tell. But there are a lot of, things which can go wrong also there. So it's not a final science. It's not a definite science, definitely. And it very much depends on the person and so on. So there is a lot of you can say, gray area there, even now. So it doesn't still fall in the what you would like to call a science, actually. It's not a science in that respect, the way science we know today, the Western science. So my feeling is that what you mentioned in the end, the karma, how to use the karma theory, that is one thing that is a definite possibility. How that can be done? There are certain modern branches of mathematics and science, like operational algebra and so on, where it should be possible, but we'll have to collect the right kind of experts. We'll have to train ourselves, train them. So it's going to be huge work, but I think this is a definite possibility where we can do something and prepare something which will be useful eventually, how it can work.
Even if it can work that much as astrology works, I would say it's okay. But it's a very subjective thing so far. It's a very subjective thing. To make it quantitative is a very tough job. Okay, thank you, sir. Dr. Anikant Jain, you want to ask some question? मैं एक बहुत अच्छा आदरणीय अशोक जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी, लेकिन वो 75% वाला तो मुझे भी नहीं समझ में आया, उसका सोर्स क्या है। और मुझे नहीं लगता जो मेरा अनुभव है या फिर जो मैं जानता हूँ वो इतना तो नहीं है। काफ़ी युवा वर्ग बहुत रुचि ले रहा है और इंटरेस्ट ले रहा है। अकेले मंदिर जाने भर को हम नहीं जोड़ सकते इस चीज़ से। मंदिर नहीं जाते तो भी इंटरेस्टेड बहुत हैं और फिलॉसफी समझना चाहते हैं, जो मेरा अनुभव है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो रिसर्च को लेकर के अभी बात हो रही थी कि हमारे पास कोई डाटा नहीं मिल पाता है, अभी आपने प्राकृत जैन विद्या शोध संदर्भ की भी बात की, तो इसके लिए जैसे जो जैन ई लाइब्रेरी है वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, उनके पास एक अच्छी वेबसाइट है और जितने भी अभी तक रिसर्च हुए हैं